आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका। मैं कुर्बान अली हाजिर हूँ आज का मुद्दा लेकर। 11 साल पहले हैदराबाद की मशहूर मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके में स्वामी असीमानंद समेत सभी मुलजमीन को बरी कर दिया गया है। 18 मई 2007 को जुमे की नमाज के वक्त हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 58 अफराद जख्मी हो गए थे। शुरुआत में इस धमाके को लेकर दहशतगर्द तंजीम हुजी पर शक की उंगलियां उठाई गईं। तकरीबन 50 से ज़्यादा मुस्लिम नौजवानों को इस धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जांच में असीमानंद समेत कईयों के नाम सामने आने और बेकसूरों को छोड़ दिया गया। 11 साल पुराने इस मामले में NIA की स्पेशल अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली थी और आज फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब मुलजिम बरी हो गए तो फिर उन्हें जो मारे गए थे उन्हें किसने मारा, 9 बेकसूर लोगों को, और कौन है मक्का मस्जिद धमाके का असली मुजरिम। इन्हीं सवालों के साथ आज इस मौजू पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे BJP लीडर आनंद साहू, सीनियर सहाफ़ी और मुसन्निफ नीलांजन मुखोपाध्याय, सियासी तज्ज़ियाकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अपूर्वानंद, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ND पंचोली। इसके अलावा फ़ोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रवि नायर और हैदराबाद से जुड़ेंगे सीनियर सहाफ़ी उमर फारूक। हम अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन इस मौजू पर बातचीत शुरू करें आइए इससे पहले देख लेते हैं एक ख़ास रिपोर्ट। 18 मई 2007 हैदराबाद के चार मीनार इलाके के पास वाक़े मक्का मस्जिद के वजू खाने में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 9 लोग मारे गए और 58 जख्मी हुए थे। शुरुआत में इस धमाके को लेकर दहशतगर्द तंजीम हरकतुल जमात इस्लामी यानी हुजी पर शक की उंगलियां उठी। तकरीबन 50 से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों को इस धमाके के सिलसिले में हिरासत में ले लिया गया। आंध्र प्रदेश की ATS, NIA और CBI ने मामले की अलग अलग जांच की, मगर 3 सालों के बाद यानी 2010 में पुलिस ने अभिनव भारत नाम की तंजीम से जुड़े स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार किया। वो तो स्वाभाविक था, क्योंकि कोई दम ही नहीं था उसमें। शुरू से मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी सरकार को कहा कि इसको विड्रॉ कर दो। उन्होंने कहा नहीं, फिर उसमें इशू बना देंगे, जैसे गुजरात में इन लोगों ने बनाई थी। तो इसको होने दो, चलने दो, और सारा एविडेंस तो इनकी है और इसके आधार पर वो रिजेक्ट हो जाएगी तो सारा देश जान लेगा कि कितनी बड़ी षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था। स्वामी असीमानंद के अलावा अभिनव भारत से जुड़े लोकेश शर्मा, देवेंद्र गुप्ता और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत कईयों को इस धमाके का मुलजिम बनाया गया। इन मुलजिमीन में से कुछ समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव धमाके के भी मुलजिम थे और आज हैदराबाद की एक निजी अदालत ने 11 साल पहले हुए मक्का मस्जिद धमाके के सभी मुलजिमीन को बरी कर दिया है। लेकिन ये निचली अदालत थी। अभी इसके ऊपर 2 अदालतें और हैं, एक हाई कोर्ट है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट है। हम कोशिश करेंगे, अगर हैदराबाद की सरकार अपील में नहीं जाएगी तो जमीयत उलमा उन लोगों के लिए ज़रूर अपील में जाएगी। और जो आज जो फैसला आया ये इसलिए आया क्योंकि NIA ने जो प्रोसिक्यूशन किया वो पूरा प्रोसिक्यूशन उनका कॉम्प्रोमाइज था और ये गवाह हैं, वहां पर एविडेंस है। आप उनको सजा दिलाते, बल्कि आपने कुछ प्रोसिक्यूशन नहीं किया वहां पर। और ये एक पैटर्न है। आप देखिए, अजमेर ब्लास्ट में सिर्फ चंद लोगों को सजा हुई, असीमानंद वहां पर बरी हो गए, यहां पर असीमानंद बरी हो गए। अब असीमानंद के खिलाफ खाली समझौता का केस है, अब वो भी नहीं मालूम क्या होगा। ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों ने कुल 10 लोगों को मुलजिम बनाया था। इनमें से 5 मुलजिम देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, स्वामी असीमानंद, भरत मनोहर लाल रत्नेश्वर और राजेंद्र चौधरी की गिरफ्तारी हुई थी। यही 5 मुकदमे में बरी हुए हैं। असीमानंद और भरत रत्नेश्वर जमानत पर और बाकी 3 जेल में हैं। बाकी मुलजिमीन में संदीप वी दांगे और रामचंद्र कलसांगरा फरार हैं। एक की मौत हो चुकी है और 2 और की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, CC।
तो आज हैदराबाद में एक निचली अदालत ने, जिसे एनआईए की स्पेशल अदालत भी कहा जाता है, मक्का मस्जिद वाक़े के तमाम मुजरिमीन को रिहा कर दिया। और दिलचस्प बात यह है, जो हैरत करने वाली भी है, कि ये फैसला सुनाने के फ़ौरन बाद जज साहब ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उनके ओहदे से इस्तीफ़ा देने की अभी वजह मालूम नहीं हुई है। कहा जाता है कि कुछ ज़ाती मामलात हैं, कुछ ज़ाती सिलसिला है जिस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन ये फ़ैसला जो 11 साल बाद आया है इस वाक़े के, काफ़ी हैरान करने वाला है। हमारे साथ पूरा पैनल इस वक्त है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नीलांजन मुखोपाध्याय, सियासी तज्ज़ियाकार प्रोफेसर अपूर्वानंद, एनडी पंचोली साहब सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट, और बीजेपी के तर्जुमान आनंद साहू साहब मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ फ़ोन लाइन पर इस वक्त हैदराबाद से सीनियर सहाफ़ी उमर फारूक साहब भी जुड़ गए हैं। मैं उमर फारूक साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आप इस पूरे मामले को के तकरीबन चश्मदीद रहे हैं और आपने शुरू से इसको रिपोर्ट किया है, इसके सारे फेजेस को देखा है। अब इस फैसले के बाद आपका क्या कहना है? देखिए, आमतौर पर जो एहसास है हैदराबाद में वो बड़ी मायूसी का है कि हैदराबाद में काफी तकलीफें सही है इस वाक़े को लेके। सबसे पहले तो इतने सारे लोगों की अमवात हुई, बम ब्लास्ट में, बम धमाके में 9 लोग मरे थे। उसके बाद पुलिस की फायरिंग हुई थी जिसको बिल्कुल ही नाजायज करार दिया गया था। उस वक्त उसमें 5 लोग मरे, सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए थे। और उससे बड़ा सदमा जो हैदराबाद को सहना पड़ा था उसके बाद जो मुकामी पुलिस ने कार्रवाई की थी, उसमें 100 मुकामी मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। और इस इल्जाम पर कि शायद जिसमें मुसलमान ग्रुप इन्वॉल्व हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन बाद में जब अदालत में साबित हुआ कि सारे लोग बेकसूर है तो उन्हें याद किया गया, सीबीआई को केस दिया गया। सीबीआई ने पता लगाया था कि अभिनव भारत नाम के एक ग्रुप के लोग इसके अंदर मुलविस हैं और उसी इल्जाम के तहत इन सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पहली जो गिरफ्तारी हुई थी वो लोकेश शर्मा और देवेंद्र गुप्ता की हुई थी, जिनका नाम अजमेर के बम धमाके के सिलसिले में लिया गया था। वहां उनकी पहली गिरफ्तारी हुई और ये कहा गया कि बाद में इन लोगों ने पूछताछ के दौरान अपने गालिबन उमर फारूक साहब से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। हम उनके पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। आनंद साहू साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी इस फैसले पर क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को आप? मुझे लगता है निश्चित रूप से न्याय जो है 11 साल बाद जिन लोगों को एक साजिश और षड्यंत्र के अनुसार उनको अरेस्ट किया गया, उनकी सरकार ने पूरी ताकत लगाई, चार्जशीट तक नहीं कर पाए ठीक से और कोई विटनेस नहीं हाजिर कर पाए, जिसका सीधा सीधा जो है फायदा निश्चित रूप से हमारे जो निर्दोष लोग थे उनको मिलना ही था न्याय। और वही चीज वो दिख रहा है आज जो कोर्ट ने फैसला दिया है, वो सीधे तौर पर एक किस प्रकार से पॉलिटिकलाइजेशन हुआ, एक घटना को किस तरह से पॉलिटिकलाइज करके लोगों को विक्टिम करने का षड्यंत्र किया गया था, उसका सीधा सीधा ये जो है तस्वीर आज कोर्ट ने सामने रख दिया। क्योंकि जिस प्रकार सरकार ने अरेस्ट किया था और पूरे फौज लगाई हुई थी, अगर कुछ भी होता सच्चाई तो वो लोग कभी भी किसी भी कीमत में बरी नहीं होते। चलिए, वो तो पिछली सरकार ने किया था, लेकिन पिछले 4 साल से आपकी सरकार है और इस मामले में किसी को भी मुल्जिम नहीं करार दिया गया, सजा नहीं सुनाई गई। ये कुछ ऐसा वाकया है कि नोबडी किल्स जैसिका लाल, कि कोई किसी ने किसी को मारा ही नहीं, सब बेगुनाह हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो धमाका हुआ उसमें 9 लोग मारे गए, बाद में पुलिस फायरिंग में 5 लोग और मारे गए, उसके लिए किसी को सजा दी जाती? सर, मेरा यही था कहना कि अगर कहीं भी विटनेस होता, सीधे तौर पर अगर कहीं भी जो जिनके ऊपर आरोप लगे उनके ऊपर अगर कहीं भी सत्य होता तो कोई भी उनके ही सरकार में, आप देखिए यूपीए में 2007 से लेके पूरा केस जो चला 2014 तक चला। अगर इनके पास सच्चाई होती, अगर इतनी ताकत लगाए थे
तो एक भी कोई बचने वाला नहीं था। नहीं, ठीक है आनंद जी, मेरा सवाल आपसे ये है, सच्चाई से, गहराई से मेरा सवाल ये, मैं आपसे सहमत हूं कि उन्होंने तो, उनके पास तो नहीं था कोई जवाब करते हुए 2014 से अब तक 4 साल से तो आपकी सरकार है ना, तो आपको तो सच्चाई का पता लगाना चाहिए था ना कि आखिर क्या हुआ, कौन जिम्मेदार। हमारी सरकार ने एफआईआर नहीं किया था सर। नहीं सर, आप एक चीज मुझे बताइए जी, जिस सरकार ने एफआईआर किया, अच्छा, जिसने उनको कई धाराओं में उनको अरेस्ट करवाया, उनका तमाम तरह के टॉर्चर किए गए, उनको हर प्रकार का उनके साथ पूछताछ किया गया, हर प्रकार से उन्होंने कॉपरेट किया, उसके बाद अगर कोई एविडेंस नहीं होता है, यानी सीधे तौर पर तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। में लेकर के कोर्ट ने ये आदेश जारी किया और ये जजमेंट, एनआईए आपके अंडर में नहीं है और ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस मामले में इंसाफ होता और जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सजा मिलती है। आप रहिए मेरे साथ, में आता हूं आपके पास। एनडी पंचोली साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। जिम्मेदारी थी तो पिछली सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी सर? नहीं, पिछली सरकार की नहीं, कम से कम ये तो जिम्मेदारी थी कि जो गलत काम हुआ था उसको सही करते, वो सही तो नहीं किया ना आपने। तो मैं यही आपसे गलत होता तो वो पिछली सरकार ने उनको सब दे देना था सर। नहीं आनंद साहब, आपका सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। दे नहीं पाए तो वो हमारी सरकार। एनडी पंचोली साहब, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें लेकुनाज आपको नजर आते हैं और क्या वाकया है? देखिए, बड़े ताज्जुब की बात है कि पहली जो सरकार थी और पहली सरकार में जो सीबीआई को जब ये केस दिया गया तो इसलिए दिया गया कि इस पे विश्वास नहीं होता था कि कोई मुस्लिम ग्रुप मस्जिद में आकर के धमाका करेगा। क्योंकि जो हैदराबाद की पुलिस ने जो केस बनाया था वो कोई 150 से ज्यादा लोगों को पकड़ा था, मुलजिम बनाया था, मुस्लिम युवकों को, मुस्लिम लोगों को। तो कोई ये बात कहीं जमती नहीं थी कि मस्जिद में आके ही वो लोग करेंगे, धमाका करेंगे, वो करेंगे। तो इसलिए ये केस सीबीआई को दिया गया और उस समय सीबीआई की कुछ तो साख थी। हर बात में हमेशा ये कहा जाता था कि भाई अगर कोई सिस्टम नहीं है, पुलिस पे विश्वास नहीं है तो सीबीआई को दे दो। तो उस समय सीबीआई की भी साख थी और सीबीआई ने एक बड़ी मेहनत से तो इसको सारे तथ्यों को पता लगाया और फिर इस एक जो हिंदू टेरर ग्रुप है उसको भी उन्होंने खोजा और उसके लोगों को पकड़ा भी और वो सबूत भी थे और सबूत बनाए भी गए, सबूत पेश भी किए गए। बनाए ये नहीं कि वो झूठे बनाए गए, उनको खोजा गया और पेश किए गए। लेकिन बाद में इनकी सरकार आने के बाद डॉक्यूमेंट गायब हो गए। जो उनका अफिडेविट था, जहां तक मुझे याद है, असीमानंद का, वो भी को गायब हो गया। यानी कोर्ट के चलते मुकदमे से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो जाए तो उस केस का क्या असर होगा। और वो क्या जो उसके बाद एनआईए को दे दिया गया। तो एनआईए 2008 में बनी थी। एनआईए का जो तरीका है, जो किसी भी सरकार जो है, ये सिस्टम इतना ऐसा हो चुका है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सीबीआई हो, एनआईए हो, उसको सरकार अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करती है। अपूर्व आनंद जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? सर, एक चीज मेरा मैं आऊंगा आपके पास आनंद जी, मैं आऊंगा आपके पास, में आपके पास आऊंगा, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा, दूसरों की भी बात सुन लीजिए। एक सेकंड प्लीज, लेट मी कंप्लीट सर। जी सर, एक सेकंड में कुछ नहीं होता है सर। मेरा ये कहना है, अभी जो जनाब हमारे जवाब दे रहे थे, सर आप एक चीज बताइए मुझे कि ये जिस प्रकार का बात कह रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो गायब कर दिए गए, कोई भी एफिडेविट जो कोर्ट में दिया जाएगा उसको किसी भी कीमत में वो गायब नहीं हो सकता है। और सिंपली दे ही इज लाइंग इन फ्रंट द टीवी
अनीस मतलब एक झूठ फैलाने का तो सिर्फ आप ही बोलते हैं, बाकी सब लोग झूठे हैं, ये तो सही बात नहीं है। आप किसी को भी आप झूठा करार दें, एक ये फैक्ट है, ये अदालत की कार्रवाई का हिस्सा है कि स्वामी असीमानंद का गायब है। और अभी प्लीज आप इस तरह से आनंद साहब इस तरह की बहस मत कीजिए, प्लीज पार्लियामेंट्री जबान का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप किसी को झूठा कहना ये सही नहीं है। प्रयास ना करे कोई भी। अपूर्वानंद जी। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अगर इनके पास है एविडेंस तो ये दिखाएं कौन सा कागज गायब हुआ है। ये झूठ फैलाने का काम मत करें टीवी में बैठ के। यानी कोर्ट को आप कह रहे हैं कि आनंद जी दूसरों को भी सुन लीजिए प्लीज, आप अपनी बात मत कहिए। आनंद जी, अपूर्वानंद जी, ऐसा थोड़ी होता है, ये कोर्ट का भी अवमानना है जी। नहीं, मुझे एक नागरिक के तौर पे काफी फिक्र होती है, क्योंकि प्रश्न सरकारों का नहीं है, प्रश्न संस्थाओं का है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या NIA एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, और CBI के बाद ये माना जाता है कि वो एक दूसरी संस्था है जिस पर सबका विश्वास होना चाहिए। लेकिन NIA अगर एक मामला बनाती है इतनी मेहनत से, और उसमें कई लोगों को पेश करती है और एक लंबे वक्त तक दलील देती है कि ये अभियुक्त हैं, और उसके बाद अचानक ये दिखने लगता है कि NIA की दिलचस्पी खत्म हो गई है उन पर मामला चलाने से, बल्कि वह अदालत से ये दरख्वास्त करती है कि इन पर जो दूसरे मामले हैं उनको नरम कर दिया जाए। और जैसा आपने कहा कि ये खुद आप आज वायर की रिपोर्ट पढ़ लें, वायर की रिपोर्ट में इसका तफसीली ब्यौरा है कि किस तरह कागजात गायब हो गए बीच से। तो ये नहीं है कि ये कोई किसी की कल्पना है, और ये इसलिए देखा गया है कि इसके पहले मुंबई में जो लोकल ट्रेन में धमाके हुए थे, उन धमाकों के जो सबसे अहम सबूत थे वो कॉल रिकॉर्ड थे। जिन बच्चों को गिरफ्तार किया गया उनके कॉल रिकॉर्ड, और वो सालों साल अदालतों में कॉल रिकॉर्ड मांगते रहे कि हमें कॉल रिकॉर्ड दिए जाएं। तो पहले तो पुलिस ने यह कहा कि साहब हम कॉल रिकॉर्ड नहीं देंगे, कॉल रिकॉर्ड नहीं देंगे, कॉल रिकॉर्ड नहीं देंगे, और अचानक पुलिस ने कहा कि वो सारे कॉल रिकॉर्ड हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो जिस तरह मुंबई में यह काम किया गया, उसी तरह यहां यह काम किया गया कि आपने अहम कागजात आपके गुम हो गए। और यह भी ये एक अजब इत्तेफाक है कि 15 दिन पहले इस मामले में जो तहकीकात कर रही थी ऑफिसर प्रतिभा अम्बेडकर, उनका तबादला कर दिया गया। और यह भी एक अजब इत्तेफाक है कि आज जज साहब ने फैसला दिया और तुरंत इस्तीफा दे दिया। जी। तो हम किस किस्म की दुनिया में हैं कि इतने ज्यादा संयोग, इतने इत्तेफाक हो रहे हैं, इनसे हमें चिंता करनी चाहिए। एक दूसरे की, ये बहुत बड़ा मामला था। याद करें उस वक्त जिस तरह से प्रचारित किया गया था, आतंकवादी हमला। अगर यह आतंकवादी हमला था तो इसके पीछे कौन था? इसका मतलब कि हम अपराधियों को पकड़ नहीं रहे हैं, और अगर हम इसमें अदालत का कोई दोष नहीं है अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी परस्यू नहीं करती है केस को। और दूसरे मामलों में भी, क्योंकि इसमें जो अभियुक्त थे वो मालेगांव में भी अभियुक्त थे, वो अजमेर शरीफ में भी अभियुक्त थे, वो समझौता ब्लास्ट में भी अभियुक्त थे। तो ये एक मसला नहीं है, सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इसके गिरने का मतलब है बाकी सारे मसलों का भी गिर जाना, और ये इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसका मतलब इसकी आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, और इस देश की जो प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है वह कुछ भी बताने में नाकाम है। इस वक्त हमारे साथ रवि नायर साहब जुड़ गए, जाने माने आप मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। रवि नायर साहब, ये जो मक्का मस्जिद मामले में फैसला आया है और जिसके बाद जज साहब ने फौरन इस्तीफा दे दिया, न मालूम क्या वजह रही कि फैसला सुनाते ही जज साहब को इस्तीफा देना पड़ा, इस पूरे मामले को आप क्या देखते हैं कि 11 साल बाद क्या इंसाफ हो पाया? और मुझे ये जो जजमेंट आया है इस पर आश्चर्य बिल्कुल नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये इसमें जज का बहुत कम रोल था। कुछ सालों से केस को वीकन करने के लिए बिल्कुल प्रयास हो रही थी। अभी हाल में ही मार्च के महीने में 1.5 घंटे के लिए कोर्ट को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज कोर्ट के रिकॉर्ड से गायब थे, इंक्लूडिंग जो असीमानंद का जो मेमो ऑफ डिस्क्लोजर था, डॉक्यूमेंट नंबर 88,
वो भी कोर्ट के रिकॉर्ड से गायब था। तो इसके चलते कोर्ट को केस को वीकन किया गया। 68 विटनेस में से ले 54 विटनेस हॉस्टाइल हो गए। इसका मतलब ये है कि केस तो बिल्कुल का पैर नहीं रहा। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें जज का कोई दोष नहीं है। अगर प्रोसिक्यूशन बिल्कुल बेकार थी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपना काम नहीं किया, तो यही फैसला होना था। जी, आप रह रवीना, ऐसा मैं आता हूँ आपके पास में। निरंजन मुखोपाध्याय साहब, हमने इस मुकदमे के दौरान असीमानंद जी का वो करुणा भरा बयान भी देखा कि कुछ मुस्लिम नौजवान जो उनके साथ जेल में बंद थे वो उनकी सेवा करते थे और उस पर उनको रहम आ गया। फिर उन्होंने एक बयान दिया जिसकी वजह से वो कई मुस्लिम नौजवान रिहा हो गए। अब ये पूरा मामला 11 साल बाद आप किस तरह से देखते हैं? कुर्बान भाई, मैं इस पूरे मुद्दे को लीगल एंगल से नहीं, लेकिन एक राजनीतिक विशेषज्ञ, एक एनालिस्ट के तौर पे इसको देखता हूँ। जी, 5 बातें मेरे को मोटे तौर पे सामने उभर के आती है। पहली बात तो ये है कि इस जो आज का जो फैसला आया, इसमें मुझे कतई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये एक पैटर्न में फिट होता है। जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से लेके जो केसेस, जो टेरर केसेस हुए थे उसके 10 साल पहले, उसको लेके जिन जिन में उनके संघ परिवार से जुड़े हुए जो लोग जिनके खिलाफ आरोप लगे थे, उनके खिलाफ जो जो केसेस है, जिस तरह से उनका एक निपटारा एक के बाद होता रहा, तो ये एक्सपेक्टेड ही था। इसकी हमने डिटेल स्टडी की, उसके बारे में अलग तफसील से बात हो सकती है, वो एक बिल्कुल अलग चैप्टर है। दूसरा जो है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को ध्यान से सुन रहा था, मुझे एक चीज में बहुत आश्चर्य हुआ कि उनका दिल जो है ना, जो हम लोग कहते हैं कि दिल बहुत दर्द से उनके लिए धड़क रहा था कि जो लोग एक्यूज थे, एक बार भी मैंने उनके मुंह से नहीं सुना उन लोगों की जो मर गए, एक बार भी मैंने नहीं सुना कि जिन लोग और किसी तरह से अफेक्टेड हुए या जिन लोगों ने इसकी जस्टिस के लिए लगातार लड़ाई की है। हम लोगों ने देखा है कि पिछले 4 सालों में इस सरकार ने मान लिया कि जो पिछला केस था वो वीक था। तो सवाल ये उठता है कि आपने क्या कोशिश की सच्चाई को जानने के लिए? क्या आपने कोई कोशिश की? अगर आपने नहीं की तो क्यों आप पुराने खराब केस को ही क्यों लड़ते रहे? हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि केस वीक था, एफआईआर वीक था, फॉल्स एफआईआर था, तो आपने क्यों नहीं किया? तो आखिर में जाके क्या होता है कि जो पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि एट द एंड ऑफ इट हम लोगों को अभी तक नहीं पता कि वहां जो ब्लास्ट मई 2007 में हुआ था मक्का मस्जिद में, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे। हमको ये मैसेज मिलता है कि इस सरकार को उसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं है। जी। इससे एक पॉलिटिकल मैसेज ये निकलता है कि किसी कुछ खास तरह की इन्वेस्टिगेशंस में इस सरकार की रुचि नहीं है। इससे जो लॉजिक, जो डिडक्शंस हमको निकालने, वो हम लोग निकालेंगे। आनंद साहू साहब, कुछ सवाल आपसे निरंजन मुखोपाध्याय साहब ने किए, जवाब देना चाहेंगे? सर, एक बात मुझे पूछना है, जिस प्रकार से आप सरकार को कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई, एनआईए जो पिछली सरकार में इन्वेस्टिगेट की थी, वो लोग बिल्कुल नकारा थे, उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, और हमारी सरकार को निकाल के एविडेंस लाना था, जो इस सरकार ने नहीं किया। यू आर डायरेक्टली अक्यूजिंग द करंट गवर्नमेंट फॉर नॉट having any evidence or not fighting sincerely this case and just making them out of the means उनको कह रहे हैं कि बरी कर दिया। हिंदुस्तानी में का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा मेरा एक सेकंड जी नहीं, मुझे आप अंग्रेजी में बोल रहे थे इसलिए मुझे कहना का ही प्रयोग करता हूं अभी जी। मेरा ये कहना है, नहीं मैं सर, ये देखिए, वास्तव में श्रीमान जी आप देखिए किस प्रकार से व्यक्ति अपना जो विचार है उसको तोड़ मरोड़ करके सरकार को कैसे एक गुनाहगार साबित करने के लिए अपने शब्दों के जाल में सीधे तौर पर पिछले सरकार को बरी करते हैं और वर्तमान सरकार कहां कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि वो पिछली सरकार ने गलत किया। आपसे उम्मीद थी कि आप न्याय दिलाएंगे। सर श्रीमान जी आप मेरी बात, मेरा ये कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आप कह रहे हैं कि ये केस कमजोर हो गया।
नहीं, हम नहीं कह रहे, हम तो आपकी बात से सहमत हैं कि केस पहले कमजोर था, आपके आने के बाद मजबूत होना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं, हाँ सर, मजबूत हुआ, इसलिए मजबूत हुआ कि जस्टिस जो था वो एक तेजी से सुनवाई किया गया और जो साक्ष्य थे उसको कोर्ट ने रखा, और क्योंकि चार्जशीट करने में भी इनको कई साल लगे, फिर भी चार्जशीट। तो नीलांजन जी, यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो लोग मारे गए थे उनका क्या हुआ, उनके लिए भी कोई हमदर्दी है आपके लिए? विटनेस नहीं था, इनके ऊपर जो आरोप थे वो साबित नहीं हुए। मेरा ये कहना है, एक ही अंतिम शब्द बोल के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप जो लोग इन्वेस्टिगेट किए, असीमानंद जी और बाकी लोगों को जिस प्रकार से सब जेल में डाला गया, आज आप कह रहे हैं जो मर गए उनके ऊपर निश्चित रूप से मुझे वेदना है, संवेदना है, और उनके परिवार को जो क्षति हुई है उसका कोई रिपेयर नहीं है। लेकिन सर, जो लोग बिना कोई दोष का 7 साल नहीं 11 साल जेल में रहे, वो लोगों का वो जेल वापस कर सकते हैं क्या आप? ठीक है, नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, एक तरफा मुझे लगता है कि न्याय जब किसी को मिला तो आप कह रहे हैं कि जिनके साथ जो लोग मरे उनके साथ अन्याय हुआ। क्या आपको नहीं लगता है दूसरे तरफ इन लोग जो लोग कोई गलती नहीं किए उनको इतने 10-11 साल जेल में सड़ना पड़ा, पड़ी, इतने वेदना, इतना सब कुछ टॉर्चर? ठीक है आनंद जी, आपने बात कह ली अपनी बात, दूसरे की भी सुन लीजिए बात प्लीज। कलंकित करने का षड्यंत्र चला, वो कम था क्या सर? अपनी बात आप क्या बात कर रहे हैं सर? ये यूपीए सरकार आप कहिए ना, ये मैं सिर्फ ये जो आज कोर्ट हमसे नहीं उम्मीद है वो नहीं रुकेंगे। नहीं, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि रोहिणी सालियान की बात को याद कर लीजिए, जिन्होंने बाकायदा एफिडेविट देकर कहा कि उन पर दबाव डाला गया और उनको कहा गया कि आप इस मामले में नरमी बरतें, इस केस को कमजोर करें। तो ये रोहिणी सालियान का बयान आप याद कर लीजिए। इसका मतलब यह है कि एजेंसी के भीतर से दबाव था, एजेंसी पर बाहर से दबाव था, और रोहिणी सालियान किसी दल के सदस्य नहीं है। ठीक है, नीलांजन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो यही कहना चाह रहा था बीजेपी के प्रवक्ता जी को कि हम लोग अभी बात कर रहे इस सरकार की, क्योंकि वो सत्ता में है। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तब हमने उनके बारे में बात की और बहुत धड़ल्ले से आलोचना की। उसके बारे में हमको दोबारा से कहने की यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि वो बात इतिहास हो चुकी है। हम लोगों ने ये बाकायदा कहा था कि चलिए हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होते हैं। और ये मक्का मस्जिद मामले पर जो फैसला आया उस पर हमारी ये बहस, ये मुबाहिसा जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जी सलाम और जी सलाम के प्राइम टाइम शो। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं मक्का मस्जिद के सिलसिले में जो फैसला आज सुनाया गया है। जिन जज साहब ने ये फैसला सुनाया उसके कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अभी इसकी वजह मालूम नहीं हो सकती, लेकिन फैसले में जज साहब ने इस मुकदमे के सभी मुल्ज़िमान को बाइज्जत बरी कर दिया। आखिर 11 साल बाद भी किसी मुजरिम को सज़ा क्यों नहीं मिल पाई, सबसे बड़ा सवाल यही है। एक बार फिर इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से फ़ोन लाइन पर सीनियर सहाफ़ी उमर फ़ारूक जुड़े हुए हैं। उमर फ़ारूक साहब, आपसे पहले बात हो रही थी तो राब्ता मुनक़ते हो गया था। आप ज़रा मुख्तसर तौर पर बताएंगे कि क्या इस फैसले का इम्पैक्ट है हैदराबाद में? आपने बताया था कि काफ़ी मायूसी है, हम समझ सकते हैं कि मायूसी होगी, लेकिन क्यों इंसाफ मिलने में देरी हुई और क्यों उसके बावजूद मुजरिमों को नहीं पकड़ा जा सका? उमर फारूक, लगता है उमर फारूक से एक बार फिर हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। जी पचवली साहब, आप इसके कानूनी पहलुओं पर बात कर रहे थे कि इसमें जो पेचीदगियाँ हुई और जिसकी वजह से जिसको लेकुनास कहते हैं वो हुए और नतीजा ये हुआ कि मुकदमा इस नौयत को पहुंचा। अब अगर इसे चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में और उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खुला है, मगर क्या आपको उम्मीद है कि इस सिलसिले में प्रोसिक्यूटर को यानी हुकूमत को क्या करना चाहिए?
देखिए, मैं एक बात रखना चाहूँगा जो इस फैसले पर शक पैदा करता है जी, कि जो आपने कहा कि जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो उस टाइम बिल्कुल क्लोज कर दिया गया, मीडिया को भी नहीं आने दिया गया अंदर, जो कि जो एक प्रोसीजर है अदालतों का कि ऑल कोर्ट्स जो हैं वो ओपन कोर्ट्स हैं, यानी जितने भी कोर्ट्स हम कहते हैं ओपन कोर्ट यानी खुले कोर्ट हैं। उसका मतलब ये है कि कोर्ट के अंदर जनता का कोई भी आदमी जाकर के प्रोसीडिंग देख सकता है। रोक दिया गया। अब किसके ऑर्डर से क्यों रोका गया? जो कि हमने पार्लियामेंट अटैक केस भी किया है, खुला कोर्ट था, कोई भी आके जा देख सकता था। तो ये शक पैदा करता है कि वो क्या क्या चीजें थी अंदर जो मीडिया को भी नहीं जाने दिया गया। जहां तक आगे चैलेंज करने की बात है, चैलेंज हो सकता है, कोर्ट ऊपर अदालत रिट्रायल का भी ऑर्डर कर सकती है। जो मैं अभी फैसला पढ़ा नहीं, लेकिन फैसला पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी निकल सकती हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन को जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, उस पर अदालत उसको ऊपर की अदालतें रिवर्ट करके दोबारा इसको खोल सकती हैं। ठीक है, उमर फारूक साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। उमर फारूक साहब, मेरा सवाल ये था, आप बता रहे थे कि इस फैसले के बाद हैदराबाद शहर में काफी मायूसी है, लोगों को इंतजार था कि शायद इंसाफ होगा, 11 साल बाद भी इंसाफ नहीं हो सका, तो अब इस सिलसिले में अगला कदम क्या होगा? देखिए, जहाँ तक मुतासरीन का सवाल है, उनके पास तो कोई रास्ता नहीं तो वो कुछ कर पाए। अलबत्ता सियासतदानों की तरफ से आवाज उठ सकती है और उठी भी है। जो मुकामी रुकन पार्लियामेंट है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बड़े सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला जो है वो एनआईए की जो साथ है उस पर सवाल उठाता है, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये सियासी आखाओं के इशारे पे हुआ है। और वैसे भी पहले से एनआईए की जो साथ है और जो इमेज है वो बहुत खराब हो चुकी है गुज़िश्ता 4 वर्षों के दौरान। कई केसों में ऐसा हुआ कि केस को ऐसे वज़ाहिर कमजोर किया गया या फिर उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की है। हालांकि यहाँ पर एनआईए के जो अहदेदार हैं वो कह रहे हैं कि वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकते हैं, पहले वो कोर्ट का फैसला पढ़ लें, देखिए क्या कह रहा है। लेकिन आमतौर पर अगर मैं किसी से पूछूं कि क्या आप समझते हैं कि एनआईए इस मामले में कोई अपील करेगी, तो लोग साफ कहते हैं कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि मोदी हुकूमत एनआईए को इस फैसले के खिलाफ अपील करने की इजाजत देगी। जी, आप रहे उमर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। प्रोफेसर पूर्णानंद, अभी उमर कह रहे हैं कि साहब एनआईए और सीबीआई से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो फिर अगर अपील भी होती है इस फैसले के खिलाफ तो उसका क्या नतीजा निकलेगा आपकी नजर में? अभी जो पूरा परिदृश्य है, पूरा जो सीन है जी, उसको देखते हुए कोई बहुत उम्मीद नहीं जगती है। और यह बात बहुत खतरे की है अगर आप हिंदुस्तानी शहरी के नज़रिए से देखें। इसका मतलब कि उसको किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं रह जाएगा, उसे जांच करने वाली एजेंसी, अदालत, अदालती प्रक्रियाओं, अपनी सरकार, किसी पर भरोसा नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि इसकी पूरी जांच से जो बात निकल कर आई थी वो सिर्फ इसका मामला नहीं है। जैसा मैंने कहा, मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ, इन सब के तार जुड़े हुए थे। उसमें कर्नल पुरोहित ने बहुत साफ कहा कि वो सेना की जानकारी में सेना के कहने पर उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था और वो जानकारी इकट्ठा करने गए थे। इस पर सेना को मजबूर होकर कहना पड़ा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था और हमारे यहाँ ऐसा कोई सेल नहीं है जो खुफिया जानकारी इस तरह इकट्ठा करता है। लेकिन कर्नल पुरोहित को उसके बाद बहाल कर दिया गया। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम खतरा पैदा कर रहे हैं और हम झूठ बोल रहे हैं और उस झूठ को तरह दी जा रही है। यानी एक व्यक्ति सेना के, फौज के मुताबिक झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी हम उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और उसकी जांच नहीं कर रहे हैं। तो यहां सच कौन बोल रहा है? हम एक अजीब से निजाम में हैं जिसमें हमें पता नहीं है कि हमारे साथ कब क्या हो जाएगा, और यह इस मुल्क के लिए एक बहुत खतरे की बात है। हिंदुस्तान कभी इतना कमजोर नहीं था जितना कमजोर वो अभी नजर आ रहा है, और इसका शहरी कभी इतना असुरक्षित नहीं था जितना अभी नजर आ रहा है। उसको किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है। एक दूसरा, सियासी तौर पर जो बात बार बार कही जा रही थी कि दहशत का सोर्स सिर्फ एक है, वो है मुसलमान और इस्लाम। लेकिन ये जो जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जांच हुई थी, उससे ये पता चल रहा था कि दूसरे सोर्सेज हैं दहशत के और उन सोर्सेज की जांच की जानी चाहिए।
अब उनको पूरी तरह से कमजोर करके, गिरा के, खत्म करके आखिर उस थ्योरी को मजबूत किया जा रहा है जो थ्योरी थी कि आतंकवाद या दहशत का सिर्फ एक सोर्स है और कोई दूसरा दहशतगर्दी में शामिल हो ही नहीं सकता, इनकेपेबल है। यानी मुद्दई तू, मुद्दा तू, मुंसिफ तू, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। रवि नायर साहब, आप की राय में अब इस सिलसिले में क्या होना चाहिए? किसी तरह के इंसाफ की उम्मीद की जाए, क्योंकि जो लोग मारे गए उनके जो पसमानदान हैं, जो खानदान के लोग हैं, वो तो आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि शायद इस वाक़े को जिन लोगों ने अंजाम दिया है उनमें से किसी को सजा मिलेगी। जैसे पंचोली जी ने कहा है, जजमेंट पढ़ने के बाद ही हम लोग ये तय कर सकते हैं कि किस तरीके का अपील दायर किया जाए। लेकिन इसमें दो को एक रत्ती भर शक नहीं है कि एनआईए और प्रोसिक्यूशन जिस तरीके से केस को चलाना था उन्होंने नहीं चलाया। अप्रैल 2017 में असीमानंद को जमानत दी गई। क्या दूसरे सारे टेररिस्ट केस में जमानत दिए जा रहे हैं? इतने लोग जो बंद हैं उन सबको जमानत दिए जा रहे हैं। जमानत को अपोज नहीं किया, जमानत के खिलाफ अपील नहीं किया गया। एक साल पूर्व, एक साल बाद सारे दस्तावेज और असीमानंद का जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है वो गायब हो जाता है। 54 विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो देखिए, पहले से ही, पहले दिन में ही, जब 2007 को जब मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, हर जुम्मे के दिन वहां पे आरएएफ खड़ी रहती है, लेकिन उस दिन खड़ी नहीं थी। उस दिन फ्रिस्किंग नहीं हुआ, जब अक्सर जुम्मे के दिन फ्रिस्किंग होता है जो भी शख्स मस्जिद के अंदर जाता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं और इसमें हमको डट के लड़ना पड़ेगा ऐसे तत्वों के खिलाफ जो रूल ऑफ लॉ को वीकन करना चाहते हैं। और उसमें एक अहम बात मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप खुफिया एजेंसियों को पार्लियामेंट के निगरानी के नीचे नहीं लाएं और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के निगरानी में के देख रेख में उनका सारा अकाउंट न देखें, तो ये सारे उल्टे सीधे काम होते ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि नायर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। निरंजन मुखोपाध्याय साहब, मैं आपसे जरा सा समझना चाहूंगा कि ये सारी बातें जो कही गई, जिनकी कड़ियां भी मिली, लेकिन अब सवाल फिर आता है एनआईए और सीबीआई पे और प्रोसिक्यूशन पे कि वो अब इस मामले को आगे कहां लेके जाता है। तो क्या इस बात की उम्मीद की जाए कि जो अभी तक लेकुनास थे वो निकल आएंगे और जो इसके जिम्मेदारान लोग हैं उन्हें सजा मिल पाएगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि एनआईए या बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस मामले को कुछ ज्यादा सीरियसली परस्यू करेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी को इस सरकार में कोई बहुत अर्जेंसी होगी इस पर्टिकुलर जजमेंट के खिलाफ अपील करने की। अगर अपील होगी भी तो वो बड़ी कैजुअली तरीके से किया जाएगा। जब काफी क्रिटिसिज्म होगा, बाहर से आवाजें उठेंगी, उनको लगेगा कि ये पॉलिटिकली डैमेजिंग हो रहा है, तब शायद अपील फाइल की जाएगी। अपील को उस तरह से फाइल की जाएगी कि वो किसी तरह से उसको एक्सेप्टेबिलिटी ना हो, तो मतलब शुरू से केस को वीक किया जाएगा। इसके पीछे जो है, मैं आपको राजनीतिक तौर पे समझाना चाहता हूं, हमको पीछे जाना पड़ेगा 2014 के पहले, जब से ये जो तमाम जो केसेस हैं, वो चाहे समझौता एक्सप्रेस का केस हो या अजमेर का केस हो, या तमाम जो इस तरह के जो केसेस आए जिसमें उन लोगों के खिलाफ केसेस हुए जो संघ परिवार से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। केसेस फाइल होने के तुरंत बाद जब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सरकार में आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, कोई चांसेस भी नहीं थे, तो तब से उन्होंने कैंपेन शुरू किया कि जी साहब गलत फंसाया जा रहा है, गलत फंसाया जा रहा है। तो आपका ये एजेंडा था। तो जब एजेंडा था कि गलत फंसाया जा रहा है और ऊपर से 2014 के इलेक्शन के समय कैंपेन करते समय आप बार बार इसी चीज को बोलते रहे कि गलत फंसाया गया, और इसलिए फंसाया गया क्योंकि कांग्रेस जो है प्रो मुस्लिम पार्टी है, वो माइनॉरिटीज के लिए हक में काम करती है, मेजॉरिटी के खिलाफ मतलब है, हिंदू समाज के खिलाफ है। तो आप एक कैंपेन करते, तो जाहिर सी बात है कि आपकी सरकार आई है, आप जिस मुद्दों को लेकर कैंपेन किए उसको आप पूरा करेंगे। तो एक तरह से ये प्रोमिसेस की फुलफिलमेंट है। तो हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि अपील करेंगे? जो लड़ाई होनी है वो सिविल सोसाइटी के तौर पे जाके होनी है, उसको अलग हम कम्युनलाइज करके नहीं लड़ाई को लड़नी है, लेकिन एक सिविल सोसाइटी के तौर पर लड़नी। हम, आप, अपूर्वानंद जी, पंचोली जी, हम जैसे लोग, रवि नायर जी, हम जैसे लोग मतलब इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि कम से कम न्याय तो मिलना चाहिए। चलिए, मैं इसका जवाब आनंद साहब से लूंगा, लेकिन यहाँ रुकना पड़ेगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते, कहीं मत जाइए। बहुत ही दिलचस्प बहस इस वक्त हो रही है जी सलाम के प्रोग्राम आज का मुद्दा में मक्का मस्जिद मामले में आए हुए फैसले पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जी सलाम का प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा, और इसमें हम बात कर रहे हैं मक्का मस्जिद पे आए उस फैसले की जिसमें सभी मुल्ज़मीन को बरी कर दिया गया है। एक शायर का मशहूर शेर है कि तेग मुनसिफ हो जहाँ दारो रसन हो शाहिद, बेगुनाह कौन है इस शहर में कातिल के सिवा। कुछ इसी तरह का फैसला ये बताता है कि 11 साल पहले मक्का मस्जिद में एक धमाका हुआ, 9 लोगों की जान गई, बहुत सारी एजेंसियों ने उसकी जांच की, 100-150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, 100 से ज़्यादा लोगों को फिर रिहा कर दिया गया। बाद में जो 56 गवाह थे वो उससे मुकर गए और आखिर में फैसला ये आया कि ये शायद वाक़या हुआ ही नहीं था। आनंद साहू साहब, मैं आपकी इस बात की दाद देता हूँ कि आपने प्रोग्राम में इस बात को कबूल किया कि जो मारे गए लोग उनके साथ आपकी हमदर्दियाँ हैं, लेकिन वो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो लोग मारे गए उनके ख़ानदान वाले, उनको इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो गलत थी इसलिए लोगों ने उसको हटा दिया पावर से। आप आए थे, सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, आपसे उम्मीद थी कि आप शायद उस गलत को सही करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? श्रीमान जी, मुझे लगता है सीधे तौर पर जिस प्रकार से पहली बात तो जो जस्टिस रविंदर रेड्डी जी उन्होंने कहा कि मेरी रिजिग्नेशन जो है, हेलो जी सुन रहे हैं हम, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी हाँ बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। जज साहब ने कहा कि ये जो मेरी जो रेजिग्नेशन है उसको इस केस से कतई जोड़ा ना जाना चाहिए, क्योंकि मैं काफी समय से मैं रेजिग्नेशन करने के लिए अपना जो है मन बना लिया था अपने पर्सनल कारण के कारण, लेकिन इसका संजोग ऐसा आ गया, इसको इस केस से कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने ये कहा है। ठीक है। अब दूसरी बात रही हमारी सरकार की, कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कोई भी घटना होता है भारत में, चाहे कोई भी ऑटोनोमस बॉडी कोई गलती करे, कोई डकैती करे, कोई चोरी करे, कोई बलात्कार करे, हर एक विषय के लिए हमारी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सर पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है बड़े आसानी से। क्यों है भाई? जो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है, जो उनके जीवन में थोड़ा सा झांक ले तो शायद अपना जीवन में ऐसा जी भी नहीं पाएगा। एक तपस्वी की तरह जी रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं, लेकिन हर एक विषय को सरकार के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के साहू साहब प्लीज, साहू साहब एक मिनट, एक बात सुन लीजिए, एक मिनट बात सुन लीजिए। बड़ी जोर शोर से आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, मैं अभी आपके सामने 2 मिसालें रखना चाहता हूं। एक तो कठुआ का मामला हुआ जिसकी बिना पर आपके पार्टी के 2 वजीरों को इस्तीफा देना पड़ा, और एक उन्नाव की घटना हुई जिसमें आपकी पार्टी के एक एमएलए को गिरफ्तार किया गया और वो इस वक्त जेल में है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने, हमारे बड़े अच्छे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि ये बड़ी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, और उस पर उन्होंने अंबेडकर जयंती के दिन अपना मुंह खोला। हम उसकी दाद देते हैं, आप उसके खिलाफ कह रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री पर ठीकरा फोड़ जाता। प्रधानमंत्री तो खुद कबूल कर रहे हैं। नहीं, मैं खिलाफ नहीं कर रहा, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए श्रीमान जी, आप सुनते नहीं हैं, आप अपना बात कहते हैं, आप कहिए, लेकिन थोड़ा पूरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसी घटना हुआ उन्होंने इतना दुख व्यक्त किया था, उसके बाद भी, और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने भी इसको बहुत ही गहरा दुख व्यक्त करके कहा था किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने टीवी में सभी ने कहा था, इंक्लूडिंग जो लोग वहां प्रदर्शन किए थे, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, ये भी कहा था हम लोगों ने। फिर भी आप लोग उसको नहीं मान रहे थे, कार्रवाई भी हुई, और हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी साहब ने भी कहा था कि जो विधायक है उसकी भी, उस पर भी कार्रवाई होगी और वो भी अरेस्ट होगा, सब कानून। लेकिन
उसके बाद भी आप लोग हमारी सरकार को, वही तो सरकार से सवाल करना तो ये काम है ना हमारा मीडिया का। आप क्या चाहते हैं कि हम सवाल ना करें? सवाल नहीं सर, हाँ, सीधे आरोप। नहीं आरोप नहीं, अब आप तो मानने को तैयार नहीं थे। जजमेंट मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से। अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि सबका ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ दिया जाता है। अरे भाई ठीकरा क्यों फोड़ा जाएगा? जो वाकयात हो रहे हैं और जिसके लिए जो जिम्मेदार हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आप इतने बुद्धिजीवी हैं सर, आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इन आवर हैंड। सुप्रीम कोर्ट इज एन ऑटोनोमस बॉडी, एक बिल्कुल ही एक स्वतंत्र संस्था है, इतनी बड़ी एक लोकतंत्र की बड़ी शक्तिशाली संस्था है। वहाँ एक जजमेंट आता है। ठीक है, आपकी बात सुन लीजिए, पचौली साहब की भी बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील है पचौली साहब, क्या कह रहे हैं जी? पचौली साहब कहिए। नरेंद्र मोदी जी इसमें ध्यान नहीं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ सरकार का सवाल नहीं है, जो वो पार्टी का सवाल नहीं है। हम जो है 1984 में जो हुआ सिखों के साथ, आप भी हैं, निरंजन भी हैं, हम सब लोगों ने उस सरकार के, कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी काम किया। पंजाब में जो हुआ उसमें जो क्या नाम है बीजेपी के जो बोल रहे हैं, आनंद साहू साहब, साहू साहब, मेरे पे सेडिशन के चार्ज से कांग्रेस सरकार ने लगाए हैं। मैं बंद भी हो चुका हूं। हम जो गलत होता है हम उसके विरुद्ध बोलते हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी हमने इमरजेंसी में देखा है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कायरतापूर्ण फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट भी झुक जाता है, सुप्रीम कोर्ट पे सरकार दबाव डालती है, सुप्रीम कोर्ट भी उस पे आ जाता है। और वही हम देख रहे हैं। अभी हमने उस समय भी बोला था और अब भी हम वही प्रक्रिया देख रहे हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, कॉलेजियन ने यहाँ एक सजेशन दिया है कि इनको जज बनाया जाए जो, लेकिन अभी तक 4 महीने हो गए वो जज नियुक्त नहीं हो रहे हैं और जनता का केस रुके पड़े हुए हैं। अपूर्वानंद जी, हम इस बहस के बिल्कुल आखिरी चरण में हैं। हम आपकी आखिरी टिप्पणी के आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देश में अगर अपराध बढ़ेंगे, देश में अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, देश में अगर संस्थाएं अपना काम करना बंद कर देंगी, तो देश की जनता सरकार से सवाल करेगी। और सरकार इसीलिए बनाई जाती है कि वह सुरक्षा का इंतजाम करे, वह इंसाफ का इंतजाम करे, वो भ्रष्टाचार न होने दे। लेकिन सरकार ये कह रही है कि इन सब के लिए मैं जिम्मेदार ही नहीं हूं, तो फिर तुम हो ही क्यों? तुम्हारे होने का मतलब ही क्या है? फिर आप गद्दी छोड़ दीजिए जी। फिर आप ये ना रोएं कि मैं तो भला हूं, मैं तो तपस्वी हूं, मैं तो त्यागी हूं, लेकिन देश में बाकी लोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार, फिर आप हैं ही क्यों? आपकी आखिरी टिप्पणी। बहुत छोटी सी टिप्पणी कि 4 साल में सरकार ने कुछ काम को अच्छी तरह से किया हो ना हो, एक चीज बिल्कुल अच्छी तरह से किया है, वो है विक्टिम खेलना। इनको बहुत अच्छी तरह से आ गया। इनको हमेशा लगता है कि हाय मेरे को क्यों अटैक होता है, मेरे को क्यों अटैक होता है। सरकार आपकी है तो आप कुछ गलत होगा तो आप ही पे अटैक होगा जी। आनंद साहू साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, कहें। सुप्रीम कोर्ट, आपने मेरी आवाज बंद कर दिया तो मैं ऐसा करता हूं, मैं उठ ही जाता हूं यहां से। नहीं, फाइनल कमेंट मेरे पास भी वक्त नहीं। आखिरी कमेंट आप बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, फाइनल तो मैं देता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है जो जिस प्रकार की एक षड्यंत्र चल रही है सरकार के खिलाफ, सिर्फ एक तो कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन उस समय गृह मंत्री पाटिल जी, कांग्रेस की सरकार गुजरे हुए 4 साल हो गए, का एक नारा दिया था। आज अगर उनकी सरकार में अगर एविडेंस थी तो इनको फांसी की सजा क्यों नहीं दिलाया? और हमारे जिन लोगों के घर उजड़े उनको न्याय उसी टाइम क्यों नहीं दिलाया? हमारे लोगों को, हमारी सरकार को इस तरह से केवल आप जजमेंट आने के बाद इस प्रकार का कोसने का काम और इस प्रकार का एक बुद्धिजीवी जो सरकार के माथे पे ठीकरा फोड़ने का काम जो चल रहा है, झूठ फैलाने का काम जो चल रहा है, कम से कम ये षड्यंत्र बंद हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की जो जिम्मेदारी है और जिसकी तरफ अपूर्वानंद साहब, एनडी पचौली साहब और निरंजन मुखोपाध्याय ने इशारा किया, उसको वो अपना फ़र्ज पूरा करना चाहिए, अपनी फ़र्ज की अदायगी करनी चाहिए। और मीडिया का काम सवाल पूछना है। जाहिर है कई बार सवाल ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब देना हुक्मरान जमात और उसके तर्जमानों के लिए मुश्किल काम होता है, लेकिन जाहिर है कि मक्का मस्जिद मामले में जो फैसला आया है, जिस तरह से तमाम मुल्ज़मीन को, तमाम मुजरिमीन को बाइज़्ज़त बरी किया गया है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। और ये मुल्क
और इसकी आवाम इसका जवाब चाहते हैं। आज का मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।